नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आर पार में। स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत के बारे में, यानी अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी के MCQ यानी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों। और जो बच्चे आपके TG2 ITI की तैयारी कर रहे हैं आपका कंपटीशन की, UPPCL की बात करें या UPRVNL की बात करें, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। AC थ्योरी से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और केवल मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए हैं जो आपसे पूछे ही जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इस तरीके के आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 2 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का आवधिक काल कितना होगा। तो आवधिक काल बोलते हैं, इस पर आवर्त काल, टाइम पीरियड इसको बोल सकते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपको मैंने बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऐसी थ्योरी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसको देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपका, T बराबर 1/f होता है। क्या लिखते हैं, T बराबर 1/f। तो 1 कितना दिया दोस्तों आपका, फ्रिक्वेंसी वैल्यू 2 किलोहर्ट्ज़, तो 2 लिखेंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपको 0.5, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी कितना हो जाएगा, 2 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का अवधि काल कितना हो जाएगा दोस्तों, अब 0.5 मिलीसेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इस प्रकार के सवाल देखने को आपको मिल सकते हैं, कई बार ये पेपर में आपके पूछे जा चुके हैं। तो चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रिक्वेंसी क्या है। चित्र में दर्शाई गई तरंग की या दर्शाई गई तरंग की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, यानी फ्रिक्वेंसी आपसे पूछी है। तो आपको देखिए इसमें 0.1 दिया है, यानी सेकेंड टाइम दिया है दोस्तों। क्या दिया है, टाइम दिया है। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपका, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का निकालने का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/T, यानी आवर्तकाल का उल्टा होता है। या फ्रिक्वेंसी किसको बोलते हैं, 1 सेकंड में तय की गई चक्रों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। 1 सेकंड में तय की गई चक्रों की कुल संख्या को क्या बोलेंगे, आपकी फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, F बराबर 1/T। तो 1/T की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों आपको, ये 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। तो भाई आपका इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। यानी और मात्रक क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का हर्ट्ज जो होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यूनिट आपको सब याद रखनी है कि फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और फ्रिक्वेंसी का अन्य मात्रक क्या होता है, या छोटा मात्रक क्या होता है, साइकिल पर सेकंड। तो ये भी, इस चीज़ का भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा लॉजिकल पता होना चाहिए, इसका आप उसका आंसर दोस्तों ईजिली से आप उसका लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है। क्या पूछा दोस्तों आपके, कि वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है, यानी जो करंट जो आपकी दोस्तों इंडक्टिव सर्किट होता है दोस्तों आपका, वोल्टेज के सापेक्ष नहीं, वोल्टेज के रिलेटिव में जो आपकी करंट होती है वो क्या होती है। अब हमारे 3 सर्किट होते हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोस्तों क्या रहता है, आपके इन फेज रहते हैं। आपको कई बार ये बताया है, अगर आप जिन बच्चों को नहीं पता तो वो देख लीजिए, ये सभी को ही पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए रेजिस्टिव जो सर्किट होता है, इसमें वोल्टेज और करंट के, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ये वोल्टेज का ग्राफ आ गया और ये करंट का आ गया, ठीक है ना भाई। ये ऊपर वाली वोल्टेज हो गई, नीचे वाली क्या हो गई, करंट हो गई। तो जो रजिस्टिव का केस होता है उसमें क्या रहती है, वोल्टेज और करंट इन फेज रहती है। क्या रहती है, इन फेज। क्या बोलते हैं उसको, इन फेज बोलते हैं। इंडक्टिव सर्किट की बात करें, ये प्योर रजिस्टिव सर्किट है हमारा। प्योर इंडक्टिव सर्किट में बात करें तो क्या रहता है, जो वो ये हो गया हमारा वोल्टेज, और ये होगा इसमें भाई दोस्तों हमारी करंट, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या आता है दोस्तों आपका, इसमें ये क्या आता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का इसमें एंगल आया था, डिफरेंस आता है, फेज डिफरेंस आता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है ना। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या आता है, वोल्टेज लीड करता है, करंट क्या करता है, लैग करता है। जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम डिग्री 90 डिग्री पर पहुँच जाता है तब करंट 0 से चलना क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करता है। तो जो आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें क्या लीड करती है, वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है, ये आपसे पूछा है। अगर कैपेसिटिव सर्किट की बात करूँ तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, अगर ये हमारी वोल्टेज हो गई और ये हो गई हमारी भाई यहाँ पर दोस्तों करंट, ठीक है ना। यानी करंट, अगर करंट क्या करती है इसमें, आप लीड करती है कि करंट पहले शुरू हो जाती है 90 डिग्री, और वोल्टेज क्या करती है भाई इसमें, लैग करती है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों का याद रखना है आपको, रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का, तीनों का आपको याद रखना है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होगी लैगिंग।
तो इंडक्टिव सर्किट जो होगा, इंडक्टर के कारण या इंडक्टिव सर्किट के कारण ही जो हमारी करंट होती है दोस्तों वो क्या करती है, लैग कर जाती है। और कितने डिग्री पूछ ले प्योर में, तो 90 डिग्री करता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ रहे करंट लैग कितने डिग्री होगी, तो 90 डिग्री होगी। वोल्टेज लीड कितनी होगी, तो वोल्टेज लीड भी कितनी होगी आपकी, 90 डिग्री ही वोल्टेज लीड होगी। इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक श्रेणी आरएल परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा इंडक्टिव प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस 12 ओम है, तो उसकी इम्पीडेंस कितनी होगी दोस्तों। क्या पूछी है उसने, आपकी इम्पीडेंस आप लोगों से इसकी पूछी है। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, आरएल परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है और आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, 12 ओम है। तो क्या करेंगे, देखिए इंपीडेंस निकालना। तो इंपीडेंस निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों, इंपीडेंस निकालना आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जेड बराबर अंडर रूट में आपका क्या दिया है दोस्तों, आपको 5 में आर स्क्वायर प्लस आपका एक्सएल का स्क्वायर, ये लगा देंगे दोस्तों। तो आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर की वैल्यू आपकी 5 का स्क्वायर कितना 25, और ये क्या होगा दोस्तों आपका 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना दोस्तों, आपको 12 का स्क्वायर होता है आपका, ये हो जाएगा हमारा 114 है ना, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों आपका 144, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कितना हो गया हमारा, ये यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस कितना आ गया 144। तो इसको ऐड कर देंगे इसमें दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 169, कितना आ जाएगा दोस्तों 169 आ जाएगा। तो 169 का स्क्वायर रूट होता है दोस्तों आपका 13 का। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है, आपको आर एल निकालना है, यानी आर दिया है और आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस देता तो यहाँ पर एक्सी का स्क्वायर कर देते, और तीनों देता तो तीनों के लिए भी फॉर्मूला आपको बताएंगे, आगे सवाल होगा तो उसमें आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा कि प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र है। देखिए वही दिया है अभी आपसे जो पूछा था कि प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस ज्ञात करना है, सूत्र क्या होगा। तो देखिए देखो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसने प्रतिघात दिया है, उसने इंडक्टिव कैपेसिटिव तो नहीं दिया। तो क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक कॉन्टैक्टर 220 वोल्ट डीसी के लिए अविकल्पित है और उसे 220 वोल्ट एसी से स्रोत से संयोजित कर दिया जाए। एक कॉन्टैक्टर है दोस्तों हमारा, जब कॉन्टैक्टर में देखे होंगे जब स्टार्टर में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं आपके स्टार्टर्स में, हाँ। तो कॉन्टैक्टर हमारा जो डीसी 220 डीसी वोल्ट के लिए विकल्पित है, डिज़ाइन है हमारा, और उसे हमने 220 वोल्ट एसी से संयोजित कर दिया जाए, तो उसके साथ क्या होगा दोस्तों, कॉइल में बहुत करंट प्रवाहित होगा, वह नष्ट हो जाएगी, कॉइल में से कम करंट प्रवाहित होगी और कॉन्टैक्टर कार्य सुनिश्चित नहीं होगा। कॉइल वही करंट लेगी या कॉन्टैक्टर अच्छा कार्य करेगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर होगा, यानी कॉइल में से कम करंट प्रवाहित होगी दोस्तों, कॉन्टैक्टर कार्य सुनिश्चित नहीं होगा। तो ये भी आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा कॉन्टैक्टर का डीसी डिज़ाइन है भैया, तो किसके लिए भी काम कर रहे हो, डीसी सप्लाई पे उस पर कार्य करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। कैपेसिटिव प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान परिवर्तित होता है, किसकी फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आरोपित वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती या आरोपित वोल्टता के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद होगा दोस्तों तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका, ईजिली से आपके हो जाएंगे, ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये देखिए ये होता है हमारा एक्सी, इसको किससे लिखते हैं, एक्सी से लिखते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है दोस्तों आपका, एक्सी से लिखते हैं इसको, ये क्या होता है, एक्सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, ठीक है ना, एक्सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन क्या कहती हैं कि कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है, तो मान किस कारण से परिवर्तित होगा, ऑप्शन देख के बताइए। फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तो नहीं है, अपोन में है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा दोस्तों आपका व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, आपका इंपीडेंस क्या होता है, सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पर आपको ईजिली से समझ में आ जाएगा दोस्तों।
बहुत ही अच्छी वीडियो है वो, आप उसको ज़रूर देखना जिन बच्चों ने नहीं देखी है, ठीक है ना। और अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का आपको पता चल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक कैपेसिटर को 230 वोल्ट एसी परिपथ से संयोजित किया गया, इसकी वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या दिया है आपका कि एक कैपेसिटर को 230 वोल्ट एसी परिपथ से संयोजित किया गया तो इसकी वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए। वोल्टेज रेटिंग कितनी होनी चाहिए दोस्तों? सिंगल फेज सर्किट एसी एक कैपेसिटर को 230 वोल्ट एसी परिपथ से संयोजित किया गया तो इसकी वोल्टेज रेटिंग पूछी है, ठीक है ना। क्या पूछी है आपसे इसकी भाई? वोल्टेज रेटिंग पूछी है। तो वोल्टेज कितनी है आपकी? 230 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है आपकी? 230 वोल्ट आपकी दी है। तो 1.414 से क्या कर देंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो सिंगल फेज सर्किट होता है हमारा उसमें वैल्यू कितनी लेते हैं हम, आई मैक्सिमम कितना होता है दोस्तों? √2 लेंगे, है ना भाई। रूट सिंगल फेज होगा तो √2 लेंगे, इंटू करेंगे हमारी इसकी एसी से, यानी 230 वोल्ट जो दिया है आपको, आप वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी √2 से। अगर आपका 3 फेज सर्किट होता तो वो 230 वोल्टेज से उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमें किससे? √3 से। तो इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए इसमें करना पड़ेगा आपका 230 वोल्ट इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √2 से। √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी आप तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका करके देख लीजिए आप, 1.414 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? 230 से, तो कितना आ जाएगा आपका? 325/2, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई आपका? राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल जो है हमारे दोस्तों मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको सवाल करना है बस आपको पता होना चाहिए, आपका आंसर कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक कैपेसिटर 230 वोल्ट परिपथ से संयोजित किया गया तो उसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी? तो इसको किससे 230 वोल्ट कितना होता है दोस्तों? लो वोल्टेज होता है। लो वोल्टेज यानी आपका लो में यानी सिंगल फेज वोल्टेज। तो सिंगल फेज वोल्टेज अगर ऐसे कैलकुलेट करनी है आपको वोल्ट रेटिंग, तो वो √2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 की वैल्यू 1.414, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 पिकोफैरड मान प्रत्येक के 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। 4 पिकोफैरड के हैं दोस्तों आपके, ठीक है ना। कौन से हैं आपके? 4 पिकोफैरड के 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो उनका कुल कैपेसिटेंस होगा। अब देखिए भाई कैपेसिटेंस कैसे जुड़े हैं हमारे? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैपेसिटर कैसे होते हैं? 2 ही कैपेसिटर हमारे किस में जुड़े हैं? हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और कितनी वैल्यू है? 4 पिकोफैरड। दोनों कितने हैं दोस्तों? 4 पिकोफैरड के हैं। अब जैसे देखिए अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, अगर हम बात करें दोस्तों रेजिस्टेंस की, अगर 4 ओम का ये था, 4 ओम का ये था, ठीक है ना। 4 ओम का सामान लेते हैं और 4 ओम का सामान लेते हैं। रेजिस्टेंस ऐड कैसे होता है सीरीज़ में? ये टोटल रेजिस्टेंस कैसे होता है दोस्तों हमारा ऐड? ये आपको कई बार बताया है मैंने, R1 + R2। इस प्रकार से क्या करते हैं? ऐड करते हैं। परंतु जो आपका भाई कैपेसिटर होता है, ठीक है ना, जो आपका कैपेसिटर आपके जो सीरीज़ में होते हैं, ये हमारे इस प्रकार से ऐड ना होकर किस प्रकार से ऐड होते हैं दोस्तों? ये सीरीज़ में है हमारे, परंतु ऐड कैसे होंगे? पैरेलल की तरह। पैरेलल की तरह कैसे होंगे? यानी 1/C1 + 1/C2। भाई ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो ऐड कैसे करेंगे इनको? इस प्रकार से करेंगे। और जब वैल्यू सेम हो, मैंने कई सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो भी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, उनको सभी को देख लेना। फिर मैं आपको बताता हूँ, आपका कोई भी नेटवर्क से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है ना। आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, रेजिस्टेंस से हो, कैपेसिटेंस से, इंडक्टेंस से, एक भी वर्ष या लैंप से, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर लग जाएगा। तो देखिए जब 4 पिकोफैरड के आपको कैपेसिटर दिए हैं, जब वैल्यू सेम हो दोस्तों तो तुरंत आधी कर दीजिए। जब पैरेलल में कोई चीज़ दी हो आपको और वैल्यू क्या हो दोस्तों? सेम हो, क्या हो? सेम। जैसे 4 और 4 है तो क्या कर दीजिए? इसका आधा कर दीजिए। आधा कितना होता है? 2। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। या आप इस प्रकार से और कर सकते हैं, जब आपको मैंने फॉर्मूला बताया है कि इसमें ऐसा होता है कि C1 × C2 / C1 + C2, ये भी आप लगा सकते हैं। ये लगा के देख लेते हैं। चलिए 2 कैपेसिटर दिए हैं आपको, एक ये और एक ये, दोनों की वैल्यू कितनी है भाई आपकी? 4 फैराड इसकी है, 4 पिकोफैरड, और 4 पिकोफैरड इसकी है, ठीक है ना। तो 4 × 4 / 4 + 4, मैंने आपको बोला ना कि आधा कर दीजिए, तो आधा को बोलने देखिए। 4 चौक कितना होता है? 16 होता है, और 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। तो 8 दूना कितना होता है? 16 होता है। तो वैल्यू कितनी आई दोस्तों? आधी तो आई है। तो जब भी आपकी सेम वैल्यू दी हो, तो आप पैरेलल में आपको जोड़ना हो तो आप तुरंत वैल्यू क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। पैरेलल इसलिए जोड़ेंगे कि जो कैपेसिटर होता है भाई वो विपरीत जुड़ता है रजिस्टर के, ठीक है ना। रजिस्टर्स के क्या जुड़ता है? वो विपरीत जुड़ता है। तो आपको इस चीज़ का भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि कैपेसिटिव एसी परिपथ में,
ठीक है ना। कैपेसिटिव एसी परिपथ में देखिए मैंने अभी आपको बताया था, करंट वोल्टेज से आगे चलता है, करंट वोल्टेज के पीछे चलता है, करंट वोल्टेज साथ साथ चलता है, या वोल्टेज करंट से आगे रहता है। अब देखिए भाई, कैपेसिटिव एसी परिपथ में क्या होता है, जो करंट होती है वोल्टेज से आगे चलता है, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने भी आपको एक ग्राफ तरह से वेव फॉर्म बताई थी। ये हो गई हमारी दोस्तों वोल्टेज, ये क्या हो गई हमारी वोल्टेज हो गई, और जो करंट थी दोस्तों हमारी वो यहाँ से हमारी क्या होती है, स्टार्ट होती थी। पहले से करंट क्या होती है दोस्तों हमारी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इस प्रकार से बताएं तो करंट क्या करती है हमारी, लीड करती है, ठीक है ना। करंट इसमें क्या करती है, लीड करती है। 90 डिग्री क्या करती है करंट हमारी भाई, लीड करती है। यानी करंट क्या करेगी हमारी, लीड करेगी, इसी का याद रखना है, ठीक है ना। और इंडक्टर में करंट क्या करती है, 90 डिग्री लैग करती है। और करंट का वोल्टेज साथ साथ कब चलता है दोस्तों आपका, ये चलेगा हमारा किस में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है ना। किस में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में चलेगी। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, यदि PT बराबर वास्तविक शक्ति तथा PA बराबर आवश्यक शक्ति हो तो शक्ति घटक यानी पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा, ठीक है ना। अब देखिए पावर फैक्टर से पूछा तो पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों आपका, पावर फैक्टर क्या होता है भाई, PT बराबर दिया है टोटल, इसको पावर वास्तविक शक्ति बोली है, ट्रू पावर बोली है इसको, PA अपरेंट पावर आवश्यक शक्ति। तो पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा, तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है दोस्तों आपका, पावर फैक्टर होता है आपका ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर, ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर। ट्रू पावर यानी PT जो लिखा है आपका, इसको क्या बोलते हैं भाई आपका, इसको बोलते हैं ट्रू पावर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, ट्रू पावर, ये याद रखना है। हमने ये लिखा है PA को क्या बोलते हैं, अपरेंट पावर। तो पावर फैक्टर होता क्या भाई हमारा, पावर फैक्टर होता है कि ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर का रेशो क्या होता है, पावर फैक्टर होता है ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर का रेशो, ठीक है ना। ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर का जो रेशो होगा या अनुपात होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं ट्रू पावर को वास्तविक शक्ति, और अपरेंट पावर को बोलते हैं आवासीय शक्ति, जैसे ऑप्शन दिए हमें। तो ऑप्शन नंबर सी, ये देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पावर फैक्टर क्या होता है, वास्तविक शक्ति को आवासीय शक्ति का अनुपात क्या होगा, पावर फैक्टर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जबकि PA बराबर यानी अपरेंट पावर बराबर आवासीय शक्ति, कोमा PT बराबर वास्तविक शक्ति एवं PR बराबर प्रतिघाती शक्ति है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन आपका भाई सही होगा। तो इसमें आपकी अपरेंट पावर बराबर, अपरेंट पावर क्या होती है, अपरेंट पावर पूछिए दोस्तों। तो PA बराबर आपकी आवासीय शक्ति है, PT बराबर वास्तविक शक्ति है, और एवं PR बराबर क्या है, प्रतिघाती शक्ति है। तो इसमें कौन सा संबंध सही होगा। तो देखिए भाई अपरेंट पावर जो होती है ना, बात करते हैं किसकी, अपरेंट पावर की। तो जो अपरेंट पावर लिखते हैं किससे हम, PA से। तो अपरेंट पावर में क्या आता है आपका, टोटल पावर प्लस रिएक्टिव पावर, PR। यानी अपरेंट पावर जो होती है वो टोटल पावर होती है, और ट्रू पावर पर रिएक्टिव पावर मिलकर क्या बनाती है हमारी, अपरेंट पावर बनाती है। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक प्रतिरोध में से AC प्रवाहित की जाती है तो कौन सी विद्युत शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक प्रतिरोध में से AC प्रवाहित की जाती है, प्रतिरोध में से, तो कौन सी विद्युत शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होती है, प्रतिघाती शक्ति यानी रिएक्टिव पावर, स्थानांतरण शक्ति, आवासीय शक्ति यानी अपरेंट पावर, वास्तविक शक्ति ट्रू पावर। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D, यानी जो आपकी वास्तविक शक्ति यानी जो ट्रू पावर होती है वो क्या होती है हमारी दोस्तों, कंज्यूम होती है, यानी ऊष्मा में हीट में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है हमारा कि एक 3 फेज सप्लाई लाइन दर्शाने के लिए किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक 3 फेज लाइन दर्शाने के लिए किसका यूज़ करेंगे भाई, हम यूज़ करते हैं आपका R, Y और B। ये आपने देखा फेज सीक्वेंस है हमारा, तो भाई इसका ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको D दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर D क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फेज वोल्टेज का अर्थ है क्या दिया है दोस्तों, आपका फेज वोल्टेज का अर्थ है। तो फेज वोल्टेज का अर्थ क्या होता है, देखिए फेज वोल्टेज क्या पूछा गया आपसे, फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज क्या होती है भाई हमारी, कि दो फेज के बीच विद्यमान वोल्टेज, किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच विद्यमान वोल्टेज, सिंगल फेज अल्टरनेटर के सिरों के बीच उपलब्ध वोल्टता, या वह वोल्टेज जो सदैव धारा के इन फेज रहता है। देखिए भाई इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर B। यानी देखिए अभी
ये जो आपका नीचे सर्किट दिखाया गया है, मैं इसमें आपको इसमें बताऊँगा, ये आपको भी दिखा देता हूँ। चलिए इसमें ये आपको दिखाता हूँ। इसमें पूछा होगा फेज़ वोल्टेज। देखिए भाई, अब ये आपको हमारा एक डायग्राम दिख रहा होगा, स्टार कनेक्टेड डायग्राम है हमारा। तो देखिए, अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ कि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज क्या होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे तो ध्यान से देखना कि बताता हूँ उसमें कि लाइन वोल्टेज क्या होती है, फेज़ वोल्टेज क्या होती है। देखिए, ये हमारा क्या है, फेज़ है हमारा, फेज़ 1 हो गया, लाइन 1 लिखा है। ये फेज़ 2 या लाइन 2 बोल सकते हैं, क्या हो गया, फेज़ 3 या लाइन 3 इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको फेज़ बोल दीजिए या इसको लाइन बोल दीजिए की बात है। तो देखिए, जब अगर भाई वोल्टेज किस में से करते हैं, हम वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे ना, तो चलिए एक सीधा यहाँ पर टर्मिनल जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर का, और एक टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर का। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा वोल्ट मीटर हो गया। जब वोल्टेज हमारी, जब वोल्टेज मेजर करेंगे यानी फेज़ वोल्टेज की बात करें, जब एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज होगी, ध्यान से सुनना, एक फेज़, किसी एक फेज़ तथा एक न्यूट्रल के बीच मापी गई जो वोल्टेज होगी, वो क्या कहलाती है मेरी, फेज़ वोल्टेज कहलाती है दोस्तों, ठीक है ना। फेज़ व न्यूट्रल के सिरे के बीच, चाहे इस फेज़ के बीच माप लीजिए और यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ दीजिए, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। चाहे यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। तो किसी भी एक फेज़, ठीक है ना, किसी भी एक फेज़ व न्यूट्रल सिरे के बीच मापी गई जो वोल्टेज होगी वो मेरी क्या कहलाती है, फेज वोल्टेज कहलाती है दोस्तों, ठीक है ना। वो क्या कहलाती है मेरी, फेज वोल्टेज कहलाती है। तो इस चीज़ का याद रखना, ठीक है ना। किसी एक फेज़ और एक न्यूट्रल के सिरे के बीच जो मापी गई जो वोल्टेज होगी वो मेरी फेज वोल्टेज होगी, और दो फेज़ के बीच मापी गई जो वोल्टेज होगी दोस्तों, ये ध्यान से रखना, ठीक है ना। और जो दो फेज़ के बीच मापी गई जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, लाइन वोल्टेज। सपोज दैट एक फेज़ ये रहा मेरा, ठीक है ना, और दूसरा फेज़ ये रहा, तो ये दो फेज़ के बीच यानी दो लाइन के बीच मापी गई जो वोल्टेज होगी उसको मैं क्या बोलूँगा, लाइन वोल्टेज, ठीक है ना। दो लाइन के बीच मापी गई जो वोल्टेज होगी या दो फेज़ों के बीच मापी गई जो वोल्टेज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज बोलेंगे। तो ऊपर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था भाई, ऊपर पूछा गया था कि फेज वोल्टेज का अर्थ है। तो फेज वोल्टेज क्या अर्थ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यदि किसी एक फेज़ तथा न्यूट्रल के बीच विद्यमान वोल्टेज, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपका समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिखाया गया कि संलग्न क्षेत्र में दर्शाए गए परिपथ में न्यूट्रल चालक में धारा का मान होगा। देखिए ये आपको डायग्राम दिखाया गया है दोस्तों, आपका स्टार कनेक्टेड डायग्राम है। जब इस प्रकार का आपका सवाल मिलेगा देखने के लिए तो सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा आपको तो ये देखना है, आपका स्टार कनेक्टेड डायग्राम है, स्टार हमारा किस प्रकार से बनता है, ये स्टार हो गया हमारा, और ये क्या होता है हमारा, डेल्टा होता है। तो क्या दिखाया गया है, हमें स्टार दिखाया गया है, बीच में स्टार पॉइंट होता है, यानी न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, हमारा न्यूट्रल होता है। ये लाइन 1, लाइन 2 और ये लाइन 3 जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है भाई, यहाँ पर कितना है, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम। जब वैल्यू आपको सेम दी हो, जब लोड यानी आपका जो लोड जो कनेक्ट है हमारा स्टार कनेक्टेड लोड जो कनेक्ट है दोस्तों आपका, जब ये बैलेंस होगा यानी बैलेंस की कंडीशन है, यानी 20 20 20 है, देखिए 20 है, 20 ओम यहाँ पर है, 20 ओम यहाँ पर, 20 ओम यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में जो न्यूट्रल में जो धारा का मान होगा, धारा में पूछा जाता है, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि जब आपके जो स्टार कनेक्टेड आपका बैलेंस लोड है आपका, तो न्यूट्रल में प्रवाहित धारा का मान, ये जी न्यूट्रल में धारा जो प्रवाहित होगी उस टाइम कौन सी होगी, शून्य। तो उस टाइम न्यूट्रल में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही होगी, आपकी शून्य करंट प्रवाहित हो रही होगी, जब ये इक्वल होंगे हमारे, यानी 20 ओम का ये है, 20 ओम का लोड ये है, 20 ओम का लोड ये है। तो इस कंडीशन में जो न्यूट्रल में प्रवाहित होने वाली धारा होगी, यानी न्यूट्रल चालक में धारा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि संतुलित लोड स्टार संयोजित परिपथ में 1 वाटमीटर से नापी गई शक्ति से कुल शक्ति खपत की गणना करने के लिए होगा। यानी एक संतुलित लोड, संतुलित बैलेंस लोड है आपका, और स्टार संयोजित परिपथ में 1 वाटमीटर से नापी गई शक्ति से कुल शक्ति खपत की गणना करने के लिए करना होगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमारा बैलेंस लोड है आपका, लोड क्या है, बैलेंस है। लोड दो प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस होता है, एक अनबैलेंस होता है, ठीक है ना। एक लोड भाई बैलेंस होगा आपका, संतुलित बोलते हैं, और एक क्या होगा, अनबैलेंस्ड बोलते हैं, उसका असंतुलित बोलते हैं। अब अनबैलेंस्ड होगा और एक क्या होगा, बैलेंस होगा आपका, ठीक है ना। तो जो बैलेंस लोड होगा स्टार कनेक्टेड है, यानी स्टार कनेक्टेड जैसे आपको ऊपर डायग्राम दिखाया है। तो 1 वाटमीटर से नापी गई शक्ति से हमने मेज़र कर लिया, तो कुल टोटल खपत नापने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए भाई, जब 3 फेज़ होते हैं हमारे तो तीनों के लिए वाटमीटर लगेगा। जब बैलेंस लोड है हमारा, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ ऊपर वाले की, अगर मैं इसमें यहाँ पर वाट मीटर क्या कर दूँ दोस्तों, कनेक्ट कर दूँ, तो वाट मीटर कनेक्ट किस प्रकार से होता है भाई, यहाँ पे करंट कॉइल आती है,
और यहाँ पे क्या आती है, इसकी प्रेशर कोयल आती है, वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से वाट मीटर सर्किट में कनेक्ट होता है हमारा। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आपका इसमें हमें करना पड़ेगा 3 इंटू वाट मीटर पाठ्यांक। क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपका 3 इंटू वाट मीटर पाठ्यांक, क्योंकि भाई आपके 3 फेज़ है हमारे, इक्वल लोड है, बैलेंस लोड है। अब देखिए जैसे कि डायग्राम है इसमें, चलिए थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पर एक वाट मीटर कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर सपोज डैट मैंने, चलिए इस वाली फेज़ में एक वाट मीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और मान लो वाट मीटर रीडिंग करता है भाई आपकी 100 वाट, क्या करता है भाई, मेज़र करता है, ठीक है ना, क्या करता है, 100 वाट मेज़र करता है। जब लोड बैलेंस है तो इसमें भी मेरे को वाट मीटर लाने की क्या ज़रूरत है, इसमें वाट मीटर लगाने की क्या ज़रूरत, मैं डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, क्योंकि 3 फेज़ से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 300 वाट टोटल मेरा लोड कैलकुलेट हो जाएगा जब लोड मेरा बैलेंस होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया है भाई आपको, ऑप्शन दिया है आपका 1.414 इंटू वाट मीटर पाठ्यांक, 0.707 इंटू वाट मीटर पाठ्यांक, 1.732 इंटू वाट मीटर पाठ्यांक या 3 इंटू वाट मीटर पाठ्यांक। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न होते हैं दोस्तों आपके, जो आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी से प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।